हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीपीएससी 67 प्री की तैयारी कर रहे हैं या 68 की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आपको पता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स की एक जो एग्ज़ाम होती है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री में देखा जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का, और इसमें मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा और हर एक का एनालिसिस भी करूँगा। अगर आप इस सेशन को अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यह सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना अत्यधिक बनती है। इसलिए आप ध्यान रखें और इस सेशन को बहुत गौर से सुनें और समझें, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री यानी इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न एनालिसिस के साथ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह चैप्टर है विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन से 1856 ईस्वी तक भारत के वायसराय एवं क्षेत्रीय शक्तियों का। इसमें 2-3 चैप्टर इंक्लूड है और इसमें क्रक्स है, यानी इन चैप्टर्स का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं डिस्कस करूंगा। और इसको क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है सर आगा खां, सी है लॉर्ड रिपन, डी है जिन्ना। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो आप ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए एवं अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न बहुत यहाँ फंसता है और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए यह पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आप लॉर्ड माउंटबेटन पे जाएंगे। लेकिन वहीं स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए, तो आप किस पे जाएंगे? सी राजगोपालाचारी पे जाएंगे। सी राजगोपालाचारी ये कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। लेकिन प्रश्न के हिसाब से जाएंगे तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यह विलियम बेंटिक जो थे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुए। ध्यान रखेंगे, यहाँ 1833 का एक चार्टर आया था जिसका नाम था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल 1774 से 85 ईस्वी था, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बना। कौन बना? वारेन हेस्टिंग। ये वारेन हेस्टिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग कंपनी के एक क्लर्क की हैसियत से आया था। ठीक है, क्लर्क की हैसियत से आया था। तो ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न बहुत घुमा करके पूछता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, आपको पता है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले कमेटी के अनुशंसा के पश्चात प्रारंभ हुई। मैकाले कमेटी की अनुशंसा के तहत अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत यहाँ पे देखी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत में ये चौथा नंबर प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन, अब यही लॉर्ड कर्जन के बारे में अगर कहा जाए तो 1900 से 1905 तक गवर्नर जनरल रहा। और लॉर्ड डलहौजी जो था यह व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर कहा जाए तो यह व्यक्तिगत सिद्धांत के प्रवर्तक थे। और प्रश्न पूछ रहा है भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन पे जाएंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? क्या क्वेश्चन पूछा है? 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने पहले विरोध की शुरुआत की थी? तो आप ध्यान रखेंगे ये मंगल पांडे थे। मंगल पांडे 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत करने वाले मंगल पांडे थे। मंगल पांडे का संबंध जो है आप ध्यान रखेंगे 34वीं कहा जाता है। यह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सैनिक हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1857 का सिपाही विद्रोह असफल होने का कारण था। 1857 का सिपाही विद्रोह था, इसके असफल होने का कारण मेन रीजन क्या था? प्रभावी संगठन का अभाव। ठीक है, प्रभावी संगठन का अभाव होने का कारण था, पूछ रहा है, कारण था प्रभावी संगठन का अभाव, उद्देश्य की एकता का अभाव, नेतृत्व के एकीकृत तरीके का अभाव, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, और एक से अधिक। देखिए ये प्रश्न है 1857 का विद्रोह असफल हो गया क्योंकि इसमें विद्रोहियों के बीच संगठन एवं एकता का अभाव था। साथ ही इसमें नेतृत्वकर्ता भी कोई नहीं था। ध्यान रखेंगे ये पूछ रहा है ये भी प्रश्न, यानी ये भी नहीं था, प्रभावी संगठन नहीं था, उद्देश्य की एकता का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था। इसलिए आप किस पे? ई ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? लॉर्ड विलियम बेंटिक से कौन सा अधिनियम जो है ये संबंधित नहीं है? ध्यान रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ध्यान रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा को इन्होंने कब समाप्त किया? 1829 में। ठीक है, इसके बाद कर्नल स्लीमैन के सहायता से इन्होंने ठगी का उन्मूलन किया। ठगी से भी संबंधित है। फिर इन्हीं के रीजन में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पे मैकाले आयोग बना और उससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। अर्थात ये भी सब हैं, ये भी हैं, अर्थात इसमें देखेंगे इसमें आप ये में से कोई नहीं और एक से अधिक, अर्थात अस्थाई समझौता जो था इससे लॉर्ड विलियम बेंटिक का संबंध नहीं है। नहीं प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न है यहाँ पर, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको पता है 1664 में हुई थी। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और वहीं पे देखा जाए 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1620 में देखा जाए, देखिए 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वहीं 1604 अगर किया जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो ऑप्शन नहीं है, अर्थात ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछा रहा है, तो आप 1664 पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। हाँ, प्रश्न नंबर 9 है, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन हेतु कौन सा क्षेत्र जो था यह आपको उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, अर्थात आप देखेंगे ये सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन ये बिहार वाले क्षेत्र में होता था। बिहार में अफीम उत्पादन सर्वाधिक होता था अंग्रेजी शासन में, इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय पूछ रहा है भारत में कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे यह 1505 में, आपको पता है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया। कौन बन के आया? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो था ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन कर के आया। अल्मेडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में बन कर के आया। इसलिए आप देखेंगे ये अल्मेडा जो था, ये अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था जो 1505 ईस्वी में आया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तत्कालिक कारण पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन था? तो आप देखेंगे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का ही विस्तार माना जाता है। ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी उसी का विस्तार ही माना जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। लेकिन इस युद्ध का तत्कालिक कारण अगर पूछा जाए तो तत्कालिक कारण अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना था। अंग्रेजी सेना के जो कुछ लोग थे ये फ्रांसीसी जहाज़ पर अधिकार कर लिए, जिसके फलस्वरूप ये इसका तत्कालिक कारण बना। और कर्नाटक का यह युद्ध जो था ये ला सापले की संधि जो 1748 ईस्वी में हुई, इसके फलस्वरूप ये समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये तत्कालिक कारण बन रहा है, तो आप डी ऑप्शन पे जाएंगे। डी ऑप्शन, अर्थात अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण इसका तत्कालिक कारण बना। और रीजन था कि यानी ऑस्ट्रिया, कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का ही विस्तार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम यानी सर्वाधिक सोरा और अफीम की प्राप्ति किस क्षेत्र से हो रही थी, यह आपको देखना है। तो हमने नेक्स्ट पहले इसका डिस्कस कर चुके हैं कि सर्वाधिक अफीम कहाँ से? बिहार से, और सोरा भी बिहार से प्राप्त होता था। अर्थात ये सोरा और अफीम का सर्वाधिक उत्पादन अंग्रेजी काल में यूरोपवासी जो थे यह सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम का उत्पादन कहाँ से करवाते थे? बिहार वाले क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर किसने हराया? तो कहा जाता है कि एक अंग्रेज कैप्टन था
थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय से पुर्तगाली एक अधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया गया। ये अंग्रेज अधिकारी जो थे थॉमस बेस्ट, इन्होंने सूरत के बंदरगाह पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। तब से कहा जाता है कि पुर्तगालियों का एक अधिकार जो था समुद्री क्षेत्र पर, यह कम हो गया तथा अंग्रेज़ों ने सूरत पर, देखा जाए कि इसी समय अंग्रेज़ों ने सूरत पर 1613, ये ध्यान रखेंगे डेट, 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना की। अर्थात कहा जा सकता है कि ये कौन थे? थॉमस वेस्ट एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने स्वाली में अंग्रेजों को हराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1613 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो आपको पता है ये सूरत में। ये अंग्रेजों को डिफीट करके स्वाली वाले स्थान पर इन्होंने पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की। सूरत में 1613 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ये डेट पूछ रहा है कि शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के सम्राट थे, मुगल सम्राट थे, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब इन्होंने प्रदान की? कहा जाता है कि देखिए 12 अगस्त 1765 में इन्होंने शाह आलम द्वितीय ने एक शाही फरमान के माध्यम से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान की। यह 12 अगस्त 1765 को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि बहुत इम्पोर्टेंट है जी, अब ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ये मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? उप दीवान यानी मोहम्मद रजा खां को इन्होंने उप दीवान बनाया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ये 2 उप दीवान नियुक्त किए। 2 उप दीवान, इनमें बंगाल के लिए इन्होंने मोहम्मद रजा खां को और बंगाल के लिए बिहार के लिए सिताब राय को। ये बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और ये बिहार के लिए किसको? सिताब राय को इन्होंने उप दीवान बनाया इलाहाबाद की संधि के बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यह है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी, यह टीपू सुल्तान के साथ इन्होंने की थी। टीपू सुल्तान के साथ। कहा जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी, यह आप ध्यान रखेंगे कि 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समापन पर, इसी संधि के फलस्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के अधिकारी जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। ध्यान रखेंगे, शाह शुजा से, क्योंकि यह कहा जाता है कि काबुल का शासक एवं अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा था। अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था और यह कहाँ का? काबुल का शासक था। उसी से इन्होंने, रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है
टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। कहाँ बनाई थी? ये श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई और टीपू सुल्तान अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध भी बनाए। कहा जाता है कि ये श्रीरंगपट्टनम की संधि बनाई, राजधानी बनाई अपनी, और तत्कालीन जो विदेशी राज थे उसने मित्रता संबंध भी स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन पूछा जा रहा है ब्रिटिश गवर्नर के, किस ब्रिटिश गवर्नर के काल में प्रथम रेलवे लाइन का विस्तार हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे ये लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी रेलवे लाइन के विस्तार में इन्होंने बहुत काम किया और कहा जाता है कि यह रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में 53 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। लेकिन रेलवे का सर्वाधिक विस्तार अगर पूछा है तो आप लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जाएंगे। यहाँ प्रथम रेलवे लाइन की बात कर रहा है तो प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और उस समय ब्रिटिश गवर्नर जो थे ये लॉर्ड डलहौजी थे। लेकिन अगर सर्वाधिक पूछा जाए कि सर्वाधिक रेलवे का विकास किसके रीजन में हुआ तो आप किससे पे जाएंगे? लॉर्ड कर्जन पे जाएंगे, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ये लागू नहीं किया पूछ रहा है समाप्त किया। द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो आप ध्यान रखेंगे कि द्वैध प्रणाली समाप्त करने वाला लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग ने दोहरी शासन प्रणाली को यानी द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। और इसी समय देखेंगे कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत अगर पूछा जाए तो लॉर्ड क्लाइव पे जाएंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। और समाप्त पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। वेलेस्ली की सहायक संधि, ध्यान रखेंगे, यानी वेलेस्ली ही सहायक संधि की शुरुआत की। और ये पूछ रहा है कि पहला मराठा सरदार कौन था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया? तो आप ध्यान रखेंगे यह पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था ये लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया, पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। किस ईयर में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे ये 1857 के बाद जब भारत का प्रशासक वहाँ क्राउन के हाथ में चला गया, इसी समय 1858 में यह सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। किसको? महारानी विक्टोरिया को। इसलिए ऑप्शन ए पे जाएंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1858। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। हमेशा ये पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे अस्थाई बंदोबस्त जो था यह जमींदारों के साथ किया गया था। और इसमें कहा जाता है कि कॉर्नवालिस जो था ये कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में भू राजस्व को अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ, भू राजस्व व्यवस्था जो थी इसमें अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की? कॉर्नवालिस ने 1893 में। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व की राशि जो थी यह 10/11 निर्धारित की गई। और यह व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में लागू किया गया था।
तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया। और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था शुरू की, जिसके अंदर कर की राशि जो थी यह 10/11 हुआ करती थी। और यह सर्वप्रथम बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में इसकी शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स है। पूछा जा रहा है किस ईयर में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। किस ईयर में यह दिया गया था, इस चीज़ की बात कर रहा है। अर्थात आप ध्यान रखेंगे, बंगाल सरकार ने सर्वप्रथम बंगाल एवं बिहार में बंगाली किराएदार अधिनियम 1885 ईस्वी को लागू किया। और इसी अधिनियम के तहत यह किराएदार अधिनियम जो था, इसी अधिनियम के तहत ये व्यवस्थाएं लागू की गई, अर्थात 1885 में। ये आंसर ए होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट लागू जब हुआ उसके पीछे क्या कारण था, इस बात की यह बात पूछा जा रहा है आपसे। तो आप ध्यान रखेंगे, परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जो था, ये जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, यानी बी ऑप्शन था। यह रीज़न था परमानेंट सेटलमेंट का। कहा जाता है कि कॉर्नवालिस की अस्थाई बंदोबस्त नीति जो 1793 में इन्होंने शुरू की थी, को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार दिलाना था। ठीक है, उसी के तहत ये परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। और ये कारण आपका जो था ये बी ऑप्शन पे था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों का दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया, यानी दूसरा चैप्टर। ये पहले बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, उससे हम लोग 26 प्रश्न को देखें। और नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1857 ईस्वी की क्रांति, भारत के अन्य स्थानों पर विद्रोह, भारतीय शिक्षा एवं प्रेस का विकास और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें 3 चैप्टर हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और तीनों चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हमने यहाँ समायोजित किया है। और यह प्रश्न देखिए, हम लोग इस चैप्टर का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ प्रश्न क्या है। ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध में जिस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई एवं दिवंगत हो गई वह थी। 1857 के प्रथम युद्ध में कि जिस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई और वह निभाने के साथ साथ दिवंगत भी हो गई, वह कौन सी रानी थी? कौन सी रानी थी? तो आप सबको पता है कि वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई जिन्होंने बहुत इस विद्रोह का सशक्त विद्रोह किया, और ये संगठित विद्रोह था। इनके माध्यम से कहा जाता है लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर के किले में हुई, जबकि उनका जन्म जो था 1828 ईस्वी में बनारस में हुआ था। ये ग्वालियर की किले में इनकी मृत्यु हुई, और जन्म कब हुआ था? 1828 ईस्वी में बनारस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई? दीवानी सत्ता बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हुई? तो आप सबको पता है यह बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। 1764 ईस्वी में बिहार में बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजों तथा मीर कासिम के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरे तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और अहमद शाह की सम्मिलित सेनाओं के मध्य यह युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो आप सबको पता है कि यह नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। और वीर कुंवर सिंह जो थे ये भोजपुर जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। भोजपुर जिला में जो जगदीशपुर स्थान है वहाँ का ये जमींदार थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ है चौथा प्रश्न है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेज़ों को कब मिली? अंग्रेज़ों को कब मिली, कब पूछ रहा है? ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने की जो सत्ता थी, यानी वो अंग्रेज़ों को कब मिला? तो आप ध्यान रखेंगे, जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, ये 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ, युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। कब हुआ? 1764 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? भाग लिया था पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो वो कौन थे? जगदीशपुर के राजा, जगदीशपुर के, यानी सी ऑप्शन होगा। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, छठा प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है, बाबू कुंवर सिंह किस में लड़े थे? बाबू कुंवर सिंह किस में लड़े थे? तो आप सबको पता है 1857-58 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सहभागी नहीं था? सहभागी नहीं था, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो आप देखें, रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, ये दलीप सिंह जो थे, दलीप सिंह की भागीदारी यहाँ पे नहीं थी। दलीप सिंह जो थे इनकी भागीदारी यहाँ पे नहीं थी, इसलिए सी ऑप्शन पे जाएंगे, सी ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है। चलिए, ये आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई जो थी, यह ग्वालियर से नाना साहब एवं तात्या टोपे कहाँ से थे? कानपुर से अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने लोहा लिया था। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी थे? किस शासक के? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में अमीर खुसरो ये दरबारी कवि थे, कहा जाता है। अमीर खुसरो का मूल नाम जो था, बचपन का नाम मोहम्मद हसन था, मोहम्मद हसन था। और इनका जन्म के बारे में अगर कहा जाए तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में 1253 ईस्वी में हुआ था। 1253 में कब हुआ था? ये 1253 में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के एक पटियाली नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है। अगर शिष्य पूछा जाए कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो आप जाएंगे निजामुद्दीन औलिया के। और ये बलबन से लेकर के मोहम्मद तुगलक तक कुल 8 सुल्तानों के दरबार में इन्होंने रहा। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत से लेकर के ये 8 सुल्तानों के दरबार में इन्होंने अपना सेवा दिया। और इनका उपनाम तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता, भारत के तोता के नाम से भी ये जाने जाते थे। और आप सबको पता है कि अमीर खुसरो ने सितार, तबला के साथ साथ कव्वाली गायन का भी इन्होंने भारत में आरंभ किया। इन्होंने सितार का और तबला का आविष्कार किया और साथ में कव्वाली गायन का भी इन्होंने शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा प्रश्न पूछ लिया जाता है जी, ध्यान रखेंगे। भारत का गवर्नर जनरल 1857 में कौन था? यह
लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहला वायसराय था। इसको भारत में सैनिक, न्यायिक और सामाजिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। यह बहुत बृहद रूप से काम किया सैन्य क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में। जैसे अगर देखा जाए तो इसने सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटाना, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आदि जैसे क्षेत्रों में इन्होंने काम किया और इसी के रीजन में ये सब जो एक्ट थे ये पास किए गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। इन प्रांतों से चयन किया था यानी कौन कौन प्रांत से 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों का चयन किया था। तो वह प्रांत जो थे यह देखे, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, क्योंकि आपको पता है कि 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो था इन क्षेत्रों से न करके ये गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से इन्होंने सैनिकों का चयन किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? अर्थात 1 नवंबर 1858 को इसने लेने की घोषणा की। कहा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये वीर कुंवर सिंह थे जी, वीर कुंवर सिंह। आप सबको पता है कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। और ये भी कहा जाता है कि अंतिम लड़ाई जगदीशपुर के निकट अंग्रेज अधिकारी जो थे, अंग्रेज़ों को बुरी तरह इन्होंने पराजित किया और उसके बाद 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो यह कौन था? वीर कुंवर सिंह। देखिए ये प्रश्न हमेशा 1857 से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं ये वीर कुंवर सिंह से ही जुड़े होते हैं और इन्होंने ये हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और देखेंगे कि बिहार में जब वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे उस समय अंग्रेज़ों के ओर से विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने युद्ध में भाग लिया था। 2 नाम पूछा जाता है कि जब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया तो ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो ब्रिटिश अधिकारी का नाम याद रखेंगे। यह ब्रिटिश अधिकारी जो थे एक विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे, विंसेंट आयर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? लखनऊ में पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में हुआ? तो बेगम ऑफ अवध यानी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह जो था लखनऊ में विद्रोह 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ और मार्च 1857 में कैंपबेल ने 16वां रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। अर्थात अंग्रेज अधिकारी यहाँ कौन थे? कैंपबेल थे और यहाँ भारत की ओर से बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई?
प्रश्न समझिएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? एनफील्ड राइफल आप ध्यान रखेंगे तो कहा जाता है दिसंबर 1856 में, यानी दिसंबर 1856 में जो था ये ब्रिटिश सरकार ने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया, और इसी के फलस्वरूप यह राइफल ही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना, यानी दिसंबर 1856 आंसर स्टार्ट ये रखेंगे, क्योंकि इस समय जो चेंज किया गया था तो इस राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे वो चर्बी वाले थे, इसीलिए यह तत्कालिक कारण बनता है विद्रोह का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है तो आप देखेंगे कि यह जो था यह आपको पील आयोग के बारे में कहा जाता है कि यह 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, और इसने पील आयोग ने जो अनुशंसा की इसमें 2 सेना रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। पील आयोग ने रेजिमेंट में जो था ये जाति समुदाय के आधार पर इसने विभाजित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पूछा जा रहा है 1857 का विद्रोह जो था ये किस उर्दू कवि ने देखा था, तो आप ध्यान रखेंगे यह उर्दू कवि जो थे यह मिर्ज़ा गालिब थे। मिर्ज़ा काबिल गालिब जो थे 1857 के विद्रोह को इन्होंने देखा था, और कहा जाता है मिर्ज़ा गालिब अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो यह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। कहाँ पे? ये फैज़ाबाद से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, और वे मूलतः तमिलनाडु के, कहा जाता है कि मोहम्मद अब्दुल्ला शाह जो थे ये मूलतः तमिलनाडु के थे जिन्होंने फैज़ाबाद में विद्रोह किया, और ये कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। ये कहाँ रहा? जगदीशपुर का। जगदीशपुर जो बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला था, यह केंद्र रहा यहाँ का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, जगदीशपुर के राजा कौन थे जी? कुंवर सिंह थे। यह आप सबको पता है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हुआ? किस कारण से असफल हुआ, यह हमेशा प्रश्न बनते रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे यह असफल होने के पीछे हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी, ये भी था। इसके सीमित प्रभाव का क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता इसमें नहीं थी, अर्थात ये ऑप्शन पे जाएंगे, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है 1857 ईस्वी प्रश्न यहाँ पर है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कौन सा भाग जो था यह अप्रभावित था, अर्थात उसमें प्रभाव उस क्षेत्र में नहीं था। तो आप ध्यान रखेंगे दानापुर जो था ये प्रभाव में था, पटना भी प्रभाव में था, मुजफ्फरपुर भी था, आरा भी था। ये मुंगेर जो था यह प्रभाव में नहीं रहा। मुंगेर जो था ये प्रभाव में नहीं रहा,
यह प्रभावित रहा क्योंकि इस विद्रोह का ये चारों क्षेत्र पटना, मुजफ्फरपुर, आरा और दानापुर जो थे ये प्रभावित क्षेत्र थे, इसलिए ऑप्शन बी पर जाएंगे ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। भाग नहीं लिया की बात पूछ रहा है तो आप ध्यान रखेंगे यह खेतिहर मजदूर थे, ये भाग लिए थे। खेतिहर मजदूरों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। 1857 के विद्रोह में खेतिहर मजदूर भाग लिया। साहूकारों ने नहीं लिया, कृषक लिया, जमींदारों ने नहीं लिया। अर्थात आप ध्यान रखेंगे कि ये डी ऑप्शन होगा, साहूकारों ने भाग नहीं लिया और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी, ये भी प्रश्न हमेशा बनता है, ध्यान रखेंगे कि षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी। तो षड्यंत्र की संख्या देने वाले सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर थे, जो 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। और कहा जाता है कि आउट्रम ने कहा था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे सर जेम्स आउट्रम और टेलर महोदय ने षड्यंत्र की संज्ञा दी। चलिए ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, इस तरह के भी प्रश्न बनते आए हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट कह रहा है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्ति करने में असफल रहा। कारण दे रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ये भी सही है, कथन भी सही है और कथन को सपोर्ट कर रहा है कारण, यानी कथन जो कहे जा रहा है उसके कारण भी सही है। इसलिए आपको पता है कि यह ए पर जाएंगे, यानी दोनों इसमें सत्य हैं। कथन भी सत्य है और कारण यानी कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए आप ये ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए। ये बिहार से किए थे जी। पटना में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। पटना में पूछा जा रहा है, तो पटना में भी अगर पूछा जाएगा तो यह राजपूत राजा कुंवर सिंह ही होंगे। ठीक है, पागल पंथ की स्थापना किसने की। पागल पंथ की स्थापना किसने की, तो आप सबको पता है करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी और इसका विस्तार जो था ये उत्तरी बंगाल में इन्होंने किया था। और यह कहा जाता है कि यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। करम शाह के बाद इस संप्रदाय का उत्तराधिकारी टीपू बना, जो करम शाह का पुत्र था। ठीक है, और यह एक किस तरह का संप्रदाय था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर फराजी कौन थे। फराजी पूछा जा रहा है कि फराजी कौन थे, तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा जो चलाया गया था संप्रदाय, फराजी संप्रदाय, उसी के ये अनुयायी थे। फराजी जो था एक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का समर्थक करने वाला संप्रदाय था और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे ये बहावी दल में सम्मिलित हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। रामोसी विद्रोह पूछा जा रहा है, तो ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में रामोसी विद्रोह हुआ था और यह पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे कब किए थे, 1822 ईस्वी में सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। ये चित्तूर सिंह, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, चित्तूर सिंह थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बघेरा विद्रोह से भी हमेशा प्रश्न बनता है, इसलिए ध्यान रखेंगे आप लोग। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था।
बघेरा विद्रोह कहा जा रहा है कि बघेरा विद्रोह जो था यह 1818 ईस्वी में बड़ौदा वाले क्षेत्र में, यह कब हुआ था? 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज़ों के विरुद्ध यह किया गया था और यह विद्रोह 1820 में समाप्त हो गया। ठीक है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में 1818 में, और इसकी समाप्ति कब मानी जाती है? 20 में यह समाप्त भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे यह विद्रोह जो था यह केरल में हुआ था। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था और यह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1921 ईस्वी में केरल के मलवाल क्षेत्र में यह मोपला विद्रोह हुआ था, जहाँ पर जमींदार अधिकतर हिंदू थे एवं काश्तकार अधिकतर मुसलमान थे। ठीक है, यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के विरुद्ध किया गया था। कौन सा? मोपला विद्रोह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आप सबको पता है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था यह रांची वाला क्षेत्र में इनका कार्य क्षेत्र था। और बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जो था यह जनजातियों में सामाजिक सुधार करना था। बिरसा मुंडा ने 1895 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आंदोलन यानी मुंडा आंदोलन को उलगुलान, ध्यान रखेंगे उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान नेतृत्व भी किया था, यानी इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? रांची वाले क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता आप सबको पता है, मुंडा विद्रोह का नेता ये बिरसा मुंडा थे। नहीं, बिरसा मुंडा जो थे ये इनको मुंडा विद्रोह का नेता थे। और आपको ध्यान रखेंगे कि 1895 ईस्वी के आसपास बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर लिया। ठीक है, इन्होंने दूत घोषित किया। नेक्स्ट प्रश्न है 1858 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? किस अंग्रेज कमांडर को 1858 में संथालों ने हराया? तो यह मेजर बारो थे। मेजर बारो 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनी डीहा में विद्रोह कर दिया था। उन्होंने एक साथ पुलिस और दीकुओं पर भी आक्रमण किया। ठीक है, जिसका नेतृत्व कहा जाता है कि सिंधु और कानू चांद और भैरव ने किया था। ये संथाल विद्रोह था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिंधु, कानू, चांद और भैरव थे। संथालों के विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक सेना भेजी जिसे संथालों ने हरा दिया। जिसे किसने हराया? संथालों ने हराया। इसलिए ये कौन कैप्टन थे जो नेतृत्व कर रहे थे? मेजर बारो। और देखेंगे संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले, ये भी इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखेंगे, सिंधु, कानू, चांद और भैरव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया था? मुंडा विद्रोह यानी 1895 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह आप सबको पता है। उलगुलान विद्रोह जो था यह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा थे से, अर्थात उलगुलान का अर्थ विद्रोह होता है। ठीक है, और उलगुलान विद्रोह था मुंडाओं से संबंधित था, जिसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे, इसलिए यह संबंध इनसे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हौज विद्रोह। इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी, हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह ध्यान रखेंगे ये 1820-21 ईस्वी में हौज विद्रोह हुआ था, जिसका केंद्र जो था तत्कालीन बिहार, अब लोग झारखंड में है संथाल परगना। ये तत्कालीन उस समय जो अभी तत्कालीन कहा जाए तो ये संथाल परगना झारखंड में हो गया। ठीक है, संथाल परगना झारखंड में जो है उस जगह पे हौज विद्रोह हुआ था।
ठीक है, कब हुआ था? 1820-21 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ये कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो था यह आपको 1800 ईस्वी में हुआ था, 1800 ईस्वी में। और कहा जाता है पोरघाट के राजा ने सिंह भूमि पर अंग्रेजों के कब्जे का कड़ा विरोध किया, और यह विरोध 1820 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो 1836 ईस्वी तक चलता रहा, जो रांची, सिंह भूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि तक फैल गया था। ठीक है जी, चलिए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को के संगठित करता, नेतृत्व करता कौन थे? गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह। और आपको पता है कि पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत जो थी ये 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था। भगत जवाहर मल, जिन्होंने मुक्ता सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। और कहा जाता है कि इसका उद्देश्य जो था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। सिख धर्म में जो बुराइयां व्याप्त थी, अंधविश्वास व्याप्त थे, उसको दूर करना ही मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य जो था ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। इसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? जनजाति का नाम क्या था? खोड़। ये खोड़ जनजाति थी। खोड़ जनजाति के लोग जो थे ये तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक जो पहाड़ियाँ विस्तृत थी उस क्षेत्र में ये रहते थे। और कहा जाता है कि इसका कारण था वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरोध इन्होंने विद्रोह किया। और इस विद्रोह का मुख्य कारण बताया जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास करना इस विद्रोह का तत्कालिक कारण था। आंदोलन का नेतृत्व चक्र बिशोई ने किया था। अर्थात मानव बलि प्रथा जो थी इस खोड़ जातियों में बहुत प्रचलित थी। इस विद्रोह को इस प्रथा को जब अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया तो ये विद्रोह इसके फलस्वरूप इन लोगों ने किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है महाराष्ट्र में रामोशी कृषक संस्था किसने स्थापित की? रामोशी कृषक संस्था किसने स्थापित की? अर्थात ये आपको देखेंगे कि वासुदेव फड़के ने इस रामोशी कृषक संस्था की स्थापना की। 1745-83 ईस्वी में इन्होंने इसका कार्यभार संभाला। और कहा जाता है उसके बाद फड़के को गिरफ्तार करके काले पानी की सज़ा दे दी गई, जिसमें 1883 ईस्वी में इन्होंने आमरण अनशन से 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है नेशनल काउंसिल। प्रश्न है यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो कहा जाता है 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। 15 अगस्त 1906 ईस्वी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। और यह सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, यानी नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना सद्गुरु बनर्जी दास के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग
ये कब शिक्षा में सुधार हेतु हुआ था और इस आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? अर्थात आप सबको पता है कि इस आयोग की नियुक्ति जो थी ये 1917 में हुई थी। 17 में हुई थी। सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की संभावनाओं को के अध्ययन और इसके रिपोर्ट के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय में जो अध्ययन कार्य चल रहे थे उन पर रिपोर्ट के लिए इस आयोग की नियुक्ति हो गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ई सैंडलर। ई सैंडलर जो थे इसके अध्यक्ष थे और इसके अलावा दो भारतीय विद थे जिनका नाम था डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। जियाउद्दीन अहमद जो थे ये दोनों, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद जो भारतीय थे, सैंडलर आयोग के सदस्य के रूप में, जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक रहा? उदारवादी पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। उदारवादी के नीतियों का प्रचारक कौन सा रहा? आप सबको पता है यह अखबार जो था जिसका नाम लीडर था। इसके माध्यम से उदारवादी जो थे अपने नीतियों का प्रचार किया करते थे और कहा जाता है कि यह यंग इंडिया की स्थापना इसी समय आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्री जर्नल और एक न्यू एजेंसी थी। यंग इंडिया की स्थापना जो थी एनी बेसेंट ने, यंग इंडिया की स्थापना किसने थी? एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना डॉक्टर शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में, ठीक है, डेट याद रखेंगे, 1868 में इन्होंने कोलकाता में की। और कहा जाता है कि प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन बाद में यह अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? किस अखबार का प्रकाशन जो था यह पटना से होता था? तो पटना से इंडियन नेशन, आप ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशन जो 1938 में कहा जाता है। इंडियन नेशन दरभंगा के महाराज जो थे कमलेश्वर सिंह ने इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में जो शुरू किया था ये तारकनाथ दास थे। तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत अमेरिका के वैंकूवर में इन्होंने इस अखबार की शुरुआत की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1875 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? ध्यान रखेंगे। रद्द करने वाले कौन थे? यह कहा जाता है कि रद्द करने वाले ये लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा में के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी गई। यानी देखेंगे लीटन जो था ये 1875 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और लॉर्ड रिपन इस एक्ट को समाप्त किया। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें लॉर्ड रिटन और रिपन में फंस जाते हैं बच्चे, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो थी, एक कहा जाता है कि यह रूसी महिला थी। रूसी महिला मैडम HP ब्लावत्स्की ने ये जो थी रूसी महिला थी और इन्होंने अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकॉट
कर्नल अलकाट आदि की सहायता से 1875 ईस्वी में इन्होंने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की और इस सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में, ध्यान रखेंगे, 1882 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया गया। और भारत में इसे फैलाने का श्रेय किसको जाता है? एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट ने इसमें भारत का में इसका नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने मुंबई में आचार्य केशव सेन की प्रेरणा से इन्होंने किया। ठीक है, किसने किया? आत्माराम पांडु ने 1867 ईस्वी में मुंबई में आचार्य केशव सेन के प्रेरणा से किया। और महादेव गोविंद रानाडे के बारे में कहा जाता है कि महादेव गोविंद रानाडे जो थे महादेव गोविंद रानाडे जो थे इस संस्था से बाद में जुड़ गए। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो था ये जाति प्रथा का विरोध था, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु की वृद्धि थी और विधवा विवाह के साथ साथ स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने का भी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, आप सबको पता है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो थे ये राजा राम मोहन राय थे। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उसको लेकर के इन्होंने विद्रोह किया। और कहा जाता है कि नवीन विचारों के कारण इनको 19वीं शताब्दी में के भारत में पुनर्जागरण उदय करने का श्रेय भी दिया जाता है। इसलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता तथा प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनते हैं इन्हीं कारण से, यानी ये नवीन विचारधारा है जिनके कारण से इनको आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद में विश्वास व्यक्त करते हुए मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया। एकेश्वरवाद अर्थात इन्होंने माना कि ईश्वर एक है, वो कोई भी धर्म है, सब धर्म का ईश्वर क्या है? एक है, और सभी धर्मों का उद्देश्य भी एक है। इसलिए इन्होंने धर्म का खंडन नहीं किया, धर्म में फैली हुई बुराइयों का खंडन किया और उनके आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या में किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो कहा जाता है कि यह बुद्धिजीवी, नारी, उच्च जातियाँ, निर्धन, सवर्ण वर्ग। यह 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार, धर्म और समाज सुधार के जो थे इसमें माना जाता है कि ये भी थे। ठीक है, निर्धन सर्वसाधारण नहीं थे, बुद्धिजीवी और ये। ठीक है, 1 और 2 बी पे आप जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी जी? ब्रह्म समाज की स्थापना आप सबको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी यह कब हुई थी? ऑप्शन में ये है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से ब्रह्म सभा की स्थापना की और आगे चलकर ब्रह्म समाज की स्थापना
ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, जिसने इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और यह एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया करते थे। इसलिए ऑप्शन में देखेंगे 1829 है। ठीक है, तो आप 29 पे जाएंगे। अगर ऑप्शन के हिसाब से पूछे तो आप इस पे जा सकते हैं। ठीक है जी, आप उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर ई ऑप्शन है तो ई पे जाएंगे, ई सपोज नहीं रहे तो आप किस पे जाएंगे, 1829 पे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1828 को। 1828 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी। शारदा मणि कौन थी, तो आप ध्यान रखेंगे शारदा मणि जो थी यह रामकृष्ण हंस की पत्नी थी। रामकृष्ण हंस की पत्नी शारदा मणि मुखोपाध्याय को ही शारदा मणि के नाम से जाना जाता है, यानी इनका पूरा नाम शारदा मणि मुखोपाध्याय था। और कहा जाता है इनका विवाह 30 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से हुई थी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी कब, किसके द्वारा की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। और कहा जाता है दयानंद सरस्वती का जन्म जो था यह 1848 ईस्वी में गुजरात के मुरम्बी के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। ठीक है, 1848 में गुजरात में हुआ था। इनका असली नाम यानी मूल नाम देखा जाए तो शंकर था, मूल नाम शंकर था। फिर 1863 ईस्वी में इन्होंने पाखंडी खंडनी पताका लहराई और 1875 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती। इम्पोर्टेंट फैक्ट था इनसे जुड़े हुए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, क्या है जी, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आप सबको पता है कि ये आर्य समाज है। कब इन्होंने स्थापना की, कब इन्होंने की, 1875 में। नहीं, कहा जाता है कि 7 अप्रैल 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और इस समाज का मुख्य उद्देश्य जो था यह प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। प्राचीन वैदिक धर्म में जो शुद्धता थी उसकी पुनर्स्थापना को लेकर के ये अग्रसर थे। और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया और स्वामी जी ने ही नारा दिया था कि पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, यह 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, 1857 ईस्वी में की। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कोलकाता के बेलूर और अल्मोड़ा के मायावली नामक स्थान पर बनाया। यह मिशन 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे जी, तो आप ध्यान रखेंगे ये नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद। और कहा जाता है कि यह नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि 1893, बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, 1893 ईस्वी में शिकागो में इन्होंने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। और इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारतीय संस्कृति की महत्ता को प्रभावी तरीके से
प्रस्तुत किया। और यह 1893 जो है बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। इस डेट को इन्होंने शिकागो में भाषण दिया स्वामी विवेकानंद ने, और 1893 में ही कहा जाता है कि यहाँ पे एनी बेसेंट भारत आई थी। ठीक है, गांधी जी भी इससे जुड़े हुए थे, यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा की संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आप ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय जो थे, यह आत्मीय सभा के संस्थापक थे। और इन्होंने हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 ईस्वी में इन्होंने अब युवकों के समर्थक से आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है जी, आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना ये की। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना, आप सबको पता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो था ये 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणी एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकारों की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? प्रश्न कह रहा है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। तो ये नडार थे। कहा जाता है नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग के लेकर के ये 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, ठीक है, ये कहाँ थे? नडार आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे इस सेशन के, और आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मोस्टली प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो यहीं से होंगे। अगर बार बार आप रिवीजन करते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न पकड़ाने की संभावना रहेगी। फिर अगले वीडियो में मैं और कुछ प्रश्नों के साथ लाऊंगा, और वो इससे आगे जो चैप्टर्स हैं उनसे इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आधुनिक भारत के। तो दूसरे सेशन में मैं उस प्रश्न का डिस्कस करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी आप जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।